वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग? ये जो कल हमने कंसेप्ट पढ़े थे ये आपने रिवाइज किए एक बार? कितने मेथड्स हमने कवर किए थे? एक मेथड, उसमें 3 अलग अलग टाइप थे, आपको याद होगा तो। पहला, करेक्ट, वेरी गुड। अकेले एक को पढ़ाया था मैंने, पर्सनल कोचिंग दिया था शायद। कोई आंसर नहीं कर रहा है बाकी? बोलो। लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। दूसरा, P1 बाय Q1 इनटू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। ठीक है, विदाउट देखे बोलो, नहीं जमा देख के बोलो, बट बोलना जरूरी। ठीक है। तीसरी बात, डेरिवेटिव वाला, P1 अपॉन Q1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। कैसे पढ़ते हैं उसको? dq बाय dp को कैसे पढ़ते हैं? डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, बिकॉज क्वांटिटी इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम प्राइस। कल बोला ना मैंने आपको, अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप इस कंप्यूटर का डिमांड करोगे क्या, आप बोलोगे प्राइस तो बताओ सर पहले। इसका मतलब क्या समझा? क्या डिमांड कहां से डिराइव हो रहा है? प्राइस से डिराइव हो रहा है। जी बा, चलिए, ये एक क्वेश्चन था आपका डेरिवेटिव पे जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क के तौर पे दिया था। आपने सबने सॉल्व किया कैसे? ऑल ऑफ यू। चलिए, डिमांड फंक्शन Q इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 10p वेयर P इज इक्वल टू 500 एंड फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बोला इन्होंने। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने क्वांटिटी फंक्शन को सॉल्व किया। 1 लाख माइनस 10 इंटू 500, देयरफॉर क्वांटिटी इज इक्वल टू 95,000 यूनिट्स आ जाएगा ना। यहां तक तो सबका करेक्ट आया होगा ना। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है P1 बाय Q1 इंटू dq बाय dp। ओके, तो अब ऐसे सिनेरियो में आपके पास P1 रेडी है 500 रुपीज, आपके पास Q1 रेडी है 95,000 यूनिट्स। अब आप क्या करोगे? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, आपको इलास्टिसिटी के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? dq बाय dp सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर क्या? dq बाय dp इज इक्वल टू 1 लाख minus 10p, solve using what? Derivatives, solve using derivatives। इसमें 1 लाख का वैल्यू 0 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव वैल्यू 0 होता है। सही है क्या दोस्तों? एंड इसके बाद आपके पास p रेज टू 1 है, वो तो वो 1 को सामने रखकर तो कोई फायदा ही नहीं है, तो आप सीधा सीधा 10 इंटू पी रेज टू 0 बोलोगे। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैं स्टेप लिख रहा हूं आपको समझने के लिए। इसका फाइनल आंसर आएगा -10, बिकॉज p रेज टू 0 इज 1। सही आया सभी का आंसर? एंड फिर ये फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुटअप करूं तो मेरा p आएगा 500, Q आएगा 95,000 इंटू -10, इसीलिए मेरा इलास्टिसिटी का आंसर आएगा -0.052 टाइम्स। सही है क्या? 0.052 टाइम्स। क्या कितने लोगों का गलत आया? क्या किया आपने? गलत आया पूछा? क्या गलत है? क्वांटिटी से निकाला 95,000। ओके, dq बाई dp करेक्ट सॉल्व किया, -10 आया उसका आंसर। नहीं, उसमें क्या गलती की आपने? आपकी बुक दिखाओ इधर। इधर p का वैल्यू डाल दिया तुमने। p का वैल्यू क्यों नहीं आएगा मुझे बताओ? p का वैल्यू डालना तो चाहिए, बट क्यों नहीं आएगा? हाँ, p रेज टू 0 है, p रेज टू 0 है, मतलब ही 1 बन गया वो। अगर वो p रेज टू 1 बचता ना, मतलब तुम जैसे बोल रही हो स्क्वायर रहता, तो स्क्वायर रहता तो स्क्वायर -1 किया तो 1 बचा, तो फिर हम p का वैल्यू पुटअप करते, तो तुम्हारा आंसर तब सही रहता जब यहाँ पर जो आपका
p होता वो स्क्वायर होता। तो समझा मिस्टेक क्या हुआ? और किसका गलत था? अच्छा, तो जो भी मिस्टेक है वो पहली बार होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए, याद रखिए। आपके मिस्टेक जो भी हो रहे हैं वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम चाहिए। अगली बार करोगे तो नया मिस्टेक करना, सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करने का, ठीक है? सेम मिस्टेक कौन रिपीट करता है? डोंकी, इसलिए अपन उसको गधा बोलते हैं। 50 बार समझा दो उसको, वापिस 51 बार वही करेगा जो अपन ने उसने 50 बार गलती किया था। इसलिए बोलते हैं ना काफी बार, गधा है क्या तू, मतलब ही समझ नहीं गया। वी आर ह्यूमंस, वी आर हैविंग सुपर ब्रेन्स। तो हम लोग क्या करेंगे, गलती करेंगे बट एक ही बार, अगली बार किया भी तो नया गलती करेंगे, ठीक है? तो अगली बार इसका मतलब नया गलती करो उसके लिए मोटिवेट नहीं कर रहा मैं आपको, गलतियां कम करो इसके लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, और इसके बेसिस पर और भी हम लोग ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और भी क्वेश्चंस। हम लोग पहले बचे हुए 2 मेथड्स कवर करते हैं। ये मेथड कवर हो चुका है जिसका नाम है पॉइंट। नाउ यू ऑल विल कम टू द नेक्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड एज आर्क मेथड। पॉइंट मेथड में एक डायग्राम था, आपको याद है? क्या डायग्राम था सर, बोलिए? यस, बोलिए। पॉइंट मेथड में एक डायग्राम था, सबसे ऊपर इलास्टिसिटी वैल्यू इन्फिनिट थी, वो जो डिमांड कर्व टचिंग बोथ द एक्सिस था ना, वो वाला। सबसे ऊपर इलास्टिसिटी वैल्यू इन्फिनिट था, उसके थोड़े नीचे मोर देन 1 था, एग्जैक्टली बीच में इज इक्वल टू 0, मिड पॉइंट बोलते हैं उसको, मिड पॉइंट है ना वो, एंड उसके नीचे ई लेस देन 1, सबसे नीचे 0 था। तो इसको याद करने का सिंपल हिंट मैंने क्या बोला था, जितने ऊपर जाओगे इलास्टिसिटी बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इलास्टिसिटी इन्फिनिट होगा, परफेक्टली इलास्टिक बोलते ना आप, परफेक्टली इलास्टिक। जितना नीचे आओगे उतना इलास्टिसिटी वैल्यू कम 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 होगा, सबसे कम होगा 0, जिसको आप परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं। बीचों बीच यूनिटरी होता है, उससे ऊपर रिलेटिवली इलास्टिक होता है, उससे नीचे रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है। जितना तुम ऊपर जा रहे हो इलास्टिसिटी बढ़ रही है, जितना नीचे आ रहे हो इलास्टिसिटी कम हो रही है। मिड पॉइंट पे 1 है, सबसे ऊपर इनफिनिट है, सबसे नीचे 0 है, याद रहेगा। नाउ कमिंग टू आर्क मेथड फ्रेंड्स। आर्क मेथड मैंने बोला था फॉर मोर चेंज, और मोर चेंज के लिए मैंने जजमेंटल बेसिस पर आपको बोला था। ज्यादातर तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है, बट नहीं दिया रहेगा तो 20 से ज्यादा परसेंट चेंज होगा क्वांटिटी में, तब आप यूज करते हो आर्क मेथड। 20% से ज्यादा चेंज होना चाहिए क्वांटिटी में, तब आप यूज करते हो आर्क मेथड। आर यू कंफर्टेबल? नाउ सी आर्क मेथड का फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो जरा 2 मिनट के लिए इसके बाजू में विजुअलाइज करो आपका फॉर्मूला पॉइंट मेथड का। विजुअलाइज हुआ? तो अब आप बोलो कि पॉइंट में और इसमें क्या डिफरेंस है। एग्जैक्टली वहां का फॉर्मूला था P1 अपॉन Q1 इनटू Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1, याद आया? तो अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करोगे तो सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहां पर प्लस P2 और यहां पर प्लस Q2 हो चुका है। झेपा क्या? अरे समझा कि नहीं? ऐसा क्यों हुआ मगर? इसका डेरिवेशन देखा था क्या हमने? इसका डेरिवेशन देखा था क्या हमने? यस। तो चलिए आज इसका डेरिवेशन देखते हैं ये कैसे आया, ठीक है?
आपका फॉर्मूला इलास्टिसिटी का बेस फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद आया? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद आया क्या ये? नाउ आर्क मेथड क्या है, पहले उसका बेस लॉजिक समझ लो। ये आपका एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, ये आपका नॉर्मल डिमांड का होता है, बराबर, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहां पर प्राइस ये था, क्वांटिटी ये था। प्राइस में भी बदलाव ज्यादा हुआ और क्वांटिटी में भी बदलाव ज्यादा हुआ, मोर चेंज बोल रहे ना अपन लोग। तो फिर आपका ओरिजिनल प्राइस ये, क्वांटिटी ये, P1 ये, Q1 यहां पर है, ठीक है। तो प्राइस जितना घटा उतना क्वांटिटी बढ़ा भी है ज्यादा। तो आप पॉइंट ए पर थे, अब आप पॉइंट बी पर आ गए। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड को बोलते थे ना अपन लोग, याद आया? जब ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है तो विल यू गेट अ न्यू डिमांड कर्व और सेम डिमांड कर्व? ये न्यू है, सेम डिमांड कर्व मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है सेम डिमांड कर्व पर जब प्राइस चेंज होता है। जब अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, योर डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट और टू द लेफ्ट, दैट टाइम यू गेट अ न्यू डिमांड कर्व। याद आया? याद आया क्या? नाउ अब ये इतने दो पॉइंट के बीच का इलास्टिसिटी निकालता है आर्क। आर्क मेथड बोलता है कि ये हम इलास्टिसिटी निकाल रहे इन दो पॉइंट्स के बीच, ये फॉर्म हो गया आपका आर्क। इसी को तो आर्क बोलते हैं ना आप लोग ज्योमेट्री में। तो आर्क कभी भी वो दो दूर वाले पॉइंट के बीच फॉर्म होता है, इसलिए आर्क मेथड कब यूज होगा? मोर चेंज के लिए। किसके लिए यूज होगा? मोर चेंज के लिए। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनो। बाय द वे ये जो मैं समझा रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा हूं आपको, आपको सब्जेक्ट समझा रहा हूं मैं, ताकि एग्जाम में आने वाले आंसर्स आपको ऐसे ही समझ जाएंगे। तो रट्टा नहीं मार रहे हम लोग कि फॉर्मूला बोलो तुम भी रिपीट करो, फॉर्मूला बोल रहे हो तुम भी रिपीट कर रहे हो, वैसा नहीं। फॉर्मूला आया कहां से, मैं उसका ओरिजिन बता रहा हूँ। ये जो भी मैं बता रहा हूँ इनको समझने के लिए मुझे ही काफी बुक्स पढ़ने पड़े इकोनॉमिक्स पे ऑब्वियसली, और इतने सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ाने के बाद ये एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ ये सब, ठीक है। तो ये जो आर्क फॉर्म हुआ है, इस आर्क पर हम इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोगों ने पॉइंट मेथड में क्या बोला था, याद है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा, तो अपन ने बोला था Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, बराबर। डिवाइडेड बाय अपन ने बोला था परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100 बोला था, याद आया? और ये बोला था अपन ने इलास्टिसिटी, और यहां से हमने P1 अपॉन Q1 इंटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस वाला फॉर्मूला निकाला था। बट आर्क मेथड क्या बोलता है? व्हाई आर यू टेकिंग द बेस ऑफ ओनली ओरिजिनल क्वांटिटी एंड ओरिजिनल प्राइस? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल रहे हो ना, तो बेस में तुम ओरिजिनल प्राइस क्यों ले रहे हो या ओरिजिनल क्वांटिटी क्यों ले रहे हो? हम उस दोनों के बीच में इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं। सो हाउ कैन यू टेक ओनली द बेस ऑफ P1 या Q1? तो अपन ने बोला कोई बात नहीं भाई, तुझे अगर P1 Q1 पसंद नहीं है तो यहां पर अपन लोग Q2 एंड P2 कर देते, Q2 एंड P2 कर देते। अब ये बोल रहा है फिर P2 और Q2 ही क्यों ले रहे हो तुम, फिर P1 Q1 क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि वापस से इलास्टिसिटी तो तुम इन दोनों के बीच में निकाल रहे हो। हाउ कैन यू टेक वन एज द बेस? लॉजिक समझा? क्या ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि तुम P1 को ही बेस क्यों ले रहे हो, Q1 को ही क्यों ले रहे हो? अपन बोले चल P2 डाल दे, Q2 डाल दे, तो ये बोल रहे हैं Q2 को ही क्यों ले रहे हो, P1 P2 को ही क्यों ले रहे हो? फिर तो फिर अपन ने उनको पूछा तू ही बता दो क्या करे, तुम ना P1 के साथ खुश हो, Q1 के साथ खुश हो, ना P2 Q2 के साथ खुश हो। तो इन्होंने बोला भाई जब इन दोनों के बीच में अपन लोग आर्क निकाल रहे इलास्टिसिटी, तो इन दोनों का एवरेज को बेस लो ना, इन दोनों के एवरेज को बेस लो ना। तो फिर उस वजह से ये डिनोमिनेटर्स चेंज होकर क्या बन गए, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल एवरेज। एंड डिनोमिनेटर इधर क्या होगा, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2। समझा क्या? ना P1 को बेस लिया ना Q1 को बेस लिया, दोनों के एवरेज को बेस लिया। और अब इसको सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा।
और बाकी जो रूल अपन ने पहले लगाया था वही सेम रूल अभी भी अप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा। एवरीवन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बनेगा? न्यूमरेटर बनेगा। और हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? P1 प्लस P2, ये देखो ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिनोमिनेटर Q1 प्लस Q2 इनटू क्या होगा? ये ओरिजिनल न्यूमरेटर Q2 माइनस Q1 अपॉन ओरिजिनल डिनोमिनेटर P2 माइनस P1, ऑल ऑफ यू। इस तरीके से ये फॉर्मूला आर्क इलास्टिसिटी का डिराइव होता है। लिख लो। आज लंच ब्रेक के बाद आपका नोट्स करेक्ट कर लेना इकोनॉमिक्स का। डन। तो ये बन गया आपका आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक ही फॉर्मूला है यहाँ पर तीन तीन फॉर्मुलेज नहीं है, यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है। अब तक कितने फॉर्मुलेज हो गए? टोटल 4। और बेस वाला तो एक रहेगा ही, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो हर जगह है, समझ लो, यूनिवर्सल है वो। ठीक है। तो ये बेस फॉर्मूला, पॉइंट मेथड के 3 फॉर्मुलेज थे और आर्क मेथड का एक फॉर्मूला हुआ। समझे? अब आते हैं हम लोग आगे आउटले मेथड। जब हम बोलते हैं आउटले मेथड, वो आउटले मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को बोलते हैं आउटले मेथड। सब लोग रेडी है मेरे साथ? तो आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड क्या है वो देख लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स, आउटले मींस एक्सपेंडिचर, एंड सपोज कि एक कंज्यूमर आप हो, 10 रुपए का दाम है और क्वांटिटी 100 है। कितना खर्चा हुआ आपका? आता ना मैथ्स आपको? तो बोलते क्यों नहीं? कितने का खर्चा हुआ? 1000 का हुआ? 1000। ओके, प्राइस गिर गया 5 रुपए, क्वांटिटी बढ़ गया 200। अब कितने का खर्चा हुआ? 5 इंटू 200 करोगे तो अभी भी खर्चा 1000 का ही है। क्या दिख रहा है आपको? विद द डिक्रीज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। डिमांड नहीं, डिमांड में चेंज हुआ है। डिमांड में चेंज हुआ है। पहले डिमांड कितना था? 100, अभी कितना है? 200। तो डिमांड में चेंज हुआ है भाई। विद द चेंज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। असं कसं? ऐसा क्यों? मतलब प्राइस चेंज हुआ तो एक्सपेंडिचर भी चेंज होना ही चाहिए ना।
मगर एक्सपेंडिचर तो सेम है। इसका मतलब जितना चेंज इन प्राइस हुआ है तुमने एग्जैक्ट उतना चेंज इन क्वांटिटी किया, इसीलिए एक्सपेंडिचर सेम। समझा कि नहीं? एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है ना। तो प्राइस घटा, क्वांटिटी बढ़ा, एक्सपेंडिचर सेम है। समझा कि नहीं? मतलब इन शॉर्ट तुम्हारा शॉपिंग सपोज 2000 का होता था, 2000 में सपोज तुमको 2 कपड़े आते थे, अब सेल लग गया तो 2000 में तुमको 4 कपड़े आए, तुमने 4 ले लिए, खर्चा कितना हुआ? 2000 ही हुआ ना। मगर डिमांड 2 था, अभी 4 हो गया। तो जित प्राइस 50% फॉल हुआ, इसका मतलब 50% क्वांटिटी बढ़ गया, या 100% से प्राइस फॉल हुआ है, जो भी चेंज इन प्राइस है उतना ही चेंज इन तुमने क्या किया? क्वांटिटी कर दिया, इसीलिए तुम्हारा एक्सपेंडिचर सेम है। तो इस टाइप के केस को हम कौन से कैटेगरी में डालेंगे? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। सोच के बोलो। प्राइस चेंज हो रहा है क्या? यस। क्वांटिटी चेंज हो रहा है क्या? यस। एक्सपेंडिचर तो सेम है। यूनिटरी इलास्टिक, वेरी गुड। कैसे? एग्जैक्टली जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी में चेंज हुआ, इसलिए तो एक्सपेंडिचर सेम था। तो अगर प्राइस एंड क्वांटिटी में इक्वल चेंज होता है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो सेम है ना। आर यू जेपिंग? अच्छा, रिवर्स केस सोचते। 5 रुपए का दाम था, 200 क्वांटिटी था, 1000 का खर्चा होता था। 10 का दाम हो गया, क्वांटिटी 100 हो गया, खर्चा अभी भी 1000 ही है। कौन सा टाइप है अभी? यूनिटरी इलास्टिक है। यहां पर भी, यहां पर प्राइस सिर्फ बढ़ गया है, क्वांटिटी घट गया है, अल्टीमेटली दोनों में चेंज इक्वल है, तभी तो खर्चा सेम है। जी पा? तो हम यहां पर बोलना चाहेंगे ये हमारा डिमांड का है, और इस तरीके से हम एक सेंटेंस लिखेंगे। With the change in price, maybe up, maybe down, whatever, if total expenditure remains the same, E is equal to 1. समझा कि नहीं? अब यहां पे एक्सपेंडिचर के आगे और रेवेन्यू लिखा हुआ है। कभी कभी ये लोग ना एक्सपेंडिचर नहीं बुलाते हुए रेवेन्यू बुलाते हैं। क्यों सर? व्हाट इज कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर इज सेलर्स रेवेन्यू। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर बोल रहे हैं हम लोग कि आपका खर्चा सेम है, तो कहना है से एज अ सेलर मेरा रेवेन्यू सेम है। तो ये लोग कभी कभी रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या वर्ड यूज करते हैं? रेवेन्यू। तो आपके लिए वहां पर रेवेन्यू वर्ड हो या एक्सपेंडिचर वर्ड हो, अल्टीमेटली लॉजिक आपको एक्सपेंडिचर से ही सोचना है। समझे? लिखो। टोटल आउटले मेथड, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये सेंटेंस लिखना है जो अभी लास्ट में देखा था, ये वाला। विद द चेंज इन प्राइस, विद द चेंज इन प्राइस, if with the change in price, if total expenditure or revenue, total expenditure or revenue remains the same, comma, is equal to 1, is equal to 1. जेपा? समझा? कोई डाउट, कोई शक? डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी समझेगा नहीं डायग्राम से। डायग्राम वैसे भी एग्जाम में आता ही नहीं इसका, वैसे आपको लॉजिक दिखाना था इसलिए बता रहा था डायग्राम। नाउ नेक्स्ट केस देखो। 10 का दाम, 100 का क्वांटिटी, खर्चा कितना? 1000। 5 का दाम हो गया, क्वांटिटी 240 हो गया, अब खर्चा कितना है? 10 का दाम, 100 क्वांटिटी, खर्चा 1000। 5 का दाम, 240 क्वांटिटी, अब खर्चा 1200 हो गया, है ना? विद द फॉल इन प्राइस देयर इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। असं कसं? ऐसे क्यों? प्राइस फॉल हुआ तो नॉर्मली हम खुश होते भाई कि खर्चा कम हो जाएगा, यहां पे तो खर्चा बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, डिमांड प्राइस से ज्यादा बढ़ गया। अब बोलो टाइप कौन सा आना चाहिए? डिमांड अगर प्राइस से ज्यादा बढ़ रहा है, रिलेटिवली इलास्टिक आएगा, ई विल बिकम ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी समझा था आपको? तो प्राइस में चेंज कम, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा, रिलेटिवली
इलास्टिक, प्राइस में चेंज ज्यादा, क्वांटिटी में चेंज कम, रिलेटिवली इन इलास्टिक, दोनों में चेंज इक्वल, यूनिटरी इलास्टिक, प्राइस में चेंज है बट डिमांड में चेंज है ही नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक क्योंकि डिमांड में चेंज नहीं है, और अगर प्राइस में ही चेंज नहीं है मगर डिमांड में चेंज है, परफेक्टली इलास्टिक। याद आया? 5 टाइप थे, हमने पहले कवर किए थे। अब यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस घटने के बाद एक्सपेंडिचर घटना चाहिए था बट एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहा है। इसका मतलब ही बहुत सिंपल है, आपने जितना प्राइस में घटावट हुई थी ना उससे ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ावट कर दी। मतलब इन शॉर्ट ऐसा हुआ कि तुम नॉर्मली शॉपिंग 2000 की करते थे, इस बार सेल लगाए 50% ऑफ, तुमने पापा को बोला कि 3000 दो ना, पापा बोले क्यों, बोले सेल लगाए। मतलब ही क्या कर रहे आप, अरे सेल लगाए तो तेरा खर्चा आधा होना चाहिए था, तो तू तो और ज्यादा पैसे मांग रहा है बिकॉज तुझे और ज्यादा कपड़े खरीदना है। समझे कि नहीं ऑल ऑफ यू? तो जनरली ऐसा होता है, देखो हमारे साथ भी होता है, नॉर्मली हम शॉपिंग 2000 की करते हैं, सेल के वक्त 3000 करते हैं, है ना, हाउडी जैसे खरीद लेते हैं, नहीं मिले वैसे और 2-4 मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, मॉल ही खत्म हो जाएगा, अपना जिंदगी खत्म हो रहा है, और 1-2-4 एक्स्ट्रा ले लिए, 50% ऑफ है बट ये नहीं समझता कि रिमेनिंग 50 देने पड़ते, है ना, ऐसा शॉपिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली 2000 का बिल कहाँ चला गया, 3000। अब आप बोलो ऐसा हो रहा है तो आपका प्राइस में चेंज जितना हुआ था उससे ज्यादा तो तुमने क्वांटिटी में चेंज कर दिया, इसीलिए तो ऐसा हुआ। समझे कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, विद द फॉल इन प्राइस इफ टोटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इंक्रीजेस, ये क्या हुआ, प्राइस फॉल हुआ, ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर, तो ऑब्वियसली ई इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। चलो उल्टा सोचते हैं, प्राइस पहले था 5 रुपए, 240 का क्वांटिटी था आपका, खर्चा होता था 1200, प्राइस बढ़ गया 10 रुपए, क्वांटिटी घट गया 100, इसलिए खर्चा हो रहा है 1000। प्राइस बढ़ने के बाद खर्चा बढ़ना चाहिए था, तुम्हारा खर्चा तो कम हो गया, क्यों, जितने से प्राइस बढ़ा उससे ज्यादा चेंज इन क्वांटिटी हो गया, घट गया क्वांटिटी। एग्जांपल लेते चलो, और रियलिस्टिक एग्जांपल लेते, जैसे शॉपिंग का एग्जांपल तो आपको समझ गया था पहले वाला। अब सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप सबको पता है घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ओके, और मम्मी पापा के अनुसार तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का बढ़ने का मेन कारण तो तुम ही लोग होते हो, है ना। करते क्या हो तुम, एक रूम से दूसरे रूम गए तो इस रूम की लाइट वैसी छोड़ दी और उस रूम की लाइट लगा दी, फैन लगा दी, और 10 बार गालियां खाई रहेगी मगर सुधरे तो अभी तक नहीं हो, है ना। अब अगर सरकार ने बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूनिट का रेट जो है, यूनिट समझता ना, यूनिट का रेट बढ़ गया है, तो पहली मीटिंग तुम्हारे साथ लेते घर वाले डाइनिंग टेबल पे, तुम बोलते बैठ भाई, और पहले समझ कि सरकार ने अभी रेट बढ़ा दिए, आप अपनी गंदी आदतें छोड़ो, एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो लाइट बंद करके दूसरे रूम में जाओ, गीजर वीजर बाद में ऑन करे तो ऑफ भी करना सीखो, एसी वेसी लगाते होंगे तो वो भी क्यों लगा रहे हो, और लगा भी रहे हो तो 5 मिनट लगाने के बाद में रूम ठंडा हो गया तो बंद कर दो, है ना, कहानी हर घर की। अब ऐसे सिनेरियो में आप तो एकदम एरोगेंट और बिगड़े हुए हो सपोज, है ना, आपको आप बोले मम्मी पापा मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करता हूँ, मेरे को करना ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी यूज, और तुम विदाउट फैन विदाउट लाइट रूम में रहते, टॉर्चर मतलब और कुछ नहीं, इसका एक ही मतलब ऑब्जेक्टिव है, पेरेंट्स को टॉर्चर करना, इमोशनल अत्याचार ना, और ये बेचारा मेरा बेटा विदाउट फैन सोए, है ना। तो तुम क्या कर रहे हो, विदाउट फैन विदाउट लाइट सोए हो, मोबाइल चार्जिंग भी नहीं कर रहे हो, वहां जाऊंगा वहां चार्ज कर दूंगा, दोस्त के घर चार्ज करूंगा, अपने घर नहीं करूंगा, है ना, शो ऑफ बोलते हैं इसको और कुछ नहीं, कितने दिन तक करोगे ना, बट कर रहे हो। सपोज ऐसा पेरेंट्स ने बोला अच्छा हुआ ऐसा चलने दे, इसका सुधर जाएगा, खुद ही सुधर जाएगा, तो सपोज महीना भर तुमने ये ड्रामा किया, एग्जाम्पल, इतना देर पॉसिबल ही नहीं तुमको करना, नसीब तुम्हारी इतने अच्छे कि पेरेंट्स अच्छे मिले, बट सपोज महीना भर सपोज ये ड्रामा चला तुम्हारा, और महीने के बाद में बिल जो आया वो जनरली 1200 आता था, अब तो डायरेक्ट 800 आया, जबकि सरकार ने यूनिट का रेट बढ़ाया था, और अपने घर का बिल कितना आया 800। क्या प्रूव हुआ इससे, जितने से सरकार ने यूनिट्स का रेट बढ़ाया था ना,
उससे ज्यादा तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन घट गया, तुम, है कि नहीं, और उसकी वजह से ये होने वाला इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कम हो गया। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग वन थिंग कि प्राइस में चेंज और डिमांड में चेंज, इसको रिलेट करके आपका इलास्टिसिटी का टाइप निकलता है। यहां पर मेरे एग्जांपल में प्राइस बढ़ गया, बावजूद इसके खर्चा कम हो रहा है, इसका मतलब ही प्राइस कम बढ़ा और क्वांटिटी ज्यादा घटा। अगर क्वांटिटी ज्यादा घटा है तो क्वांटिटी का चेंज ज्यादा है और प्राइस का चेंज कम है। इसको कौन सा टाइप बोलते हैं भाई? ई ग्रेटर देन वन ही तो बोलते हैं, समझे कि नहीं? इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। एवरीवन तो राइट दिस सेंटेंस। और इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा, पहले लिख दो, विद द फॉल इन प्राइस, with the fall in price, if total expenditure or revenue increases, with the fall in price, if total expenditure or revenue increases, E is greater than 1. E is greater than 1. समझा क्या? Can we say with the rise in price, next sentence लिखो, with the rise in price, if total expenditure or revenue, क्या बोलेंगे? Decreases, क्या लिखेंगे इलास्टिसिटी के लिए? E is greater than 1. लेस देन 1 कैसे हुआ? सेम ही तो डायग्राम है। तुम इधर से नीचे जा रहे थे, क्वांटिटी बढ़ रहा था, या तुम इधर से ऊपर जा रहे हो और क्वांटिटी घट रहा है, एक ही तो बात है। डायग्राम सेम, सब सेम, तो लॉजिक भी सेम ही रहेगा ना। ई ग्रेटर देन 1 लिखा। सपोज 10 रुपए का दाम, क्वांटिटी 100, खर्चा 1000, 5 का दाम हो गया, क्वांटिटी बढ़कर 120 हो गया, अब खर्चा कितना है? 10 का दाम, 100 का क्वांटिटी, खर्चा 1000, प्राइस बढ़कर घटकर हो गया 5, क्वांटिटी बढ़कर हो गया 120, अब बोलेंगे खर्चा कितना हो? 1100, 600 है ना भाई, 120 इंटू 5, 12 5 से कितना होता है? 60। मैथ्स के दुश्मनों, अवघड है आपलं। तो 600 हो गया। अब आपको क्या नजर आया? यहां पर प्राइस क्या हो गया था? कम हो गया था। तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ? कम हो गया ना। प्राइस कम, एक्सपेंडिचर कम। इसका मतलब अब तुम क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं कर रहे थे। सेल के वक्त आपने कैसे हावड़े जैसे शॉपिंग की, 50% प्राइस घटा रहेगा, 70-80%, 100% तुम्हारा क्वांटिटी बढ़ा रहेगा, 2 की जगह 4 कपड़े लिए रहेंगे, उसको बोलते हैं हाइपर होना। जितना प्राइस में घटावट हुई थी उससे ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा है। मगर यहां पर आप रीजनेबल थे, प्राइस घटा, क्वांटिटी बढ़ा, मगर क्वांटिटी प्राइस से कम बढ़ा, इसलिए तुम्हारा खर्चा कम हो गया। समझा कि नहीं? प्राइस घटा, क्वांटिटी बढ़ा, बट क्वांटिटी इतना नहीं बढ़ाया तुमने जितना तुमने हाइपर होने के बाद बढ़ाया था। तो इसका मतलब क्वांटिटी का चेंज कम है और प्राइस का चेंज ज्यादा है, इसलिए प्राइस फॉल होने के बाद आपका एक्सपेंडिचर भी फॉल हुआ। समझे कि नहीं? विद द, इसका लॉजिक क्या बोलेंगे अपन? फॉल इन प्राइस इफ टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस। With the fall in price, if total revenue or expenditure decreases, E will be less than 1. इसका मतलब क्वांटिटी में चेंज है क्या? Yes, but प्राइस के मुकाबले कम है। समझे? प्राइस के मुकाबले कम है। लिखो,
with the fall in price, with the fall in price, if total expenditure or revenue, if total expenditure or revenue decreases, comma, is less than 1, is less than 1, और क्या बोलेंगे बोलो, with the rise in price, if total expenditure or revenue increases, अब ई क्या रहेगा, लेस देन 1 ही रहेगा. पहले बोला था विद द फॉल इन प्राइस योर क्वांटिटी राइजेस, अब बोल रहे अपन विद द राइज इन प्राइस क्वांटिटी फॉल्स. एक ही तो बात है ना, अल्टीमेटली डायग्राम एक ही है, तो इलास्टिसिटी का टाइप तो वही होगा. लिखा क्या, टोटल आउटले के लिए आपको इतना जो भी लिखा है कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको मैं एक समरी दूंगा वो याद रखना है बस. समरी देखना है आपको, इसका समरी देखना है आपको, जो भी हमने देखा उसका समरी ये है, लिखो टोटल आउटले मेथड. फर्स्ट चीज, प्राइस फॉल हो या प्राइस राइज हो, दोनों भी केस में अगर आपका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है तो E इज इक्वल टू 1 है, मतलब यूनिटरी इलास्टिक है. ये आपका कंसेप्ट नंबर 1 था जो अपन ने पढ़ा था. प्राइस फॉल हो या प्राइस बढ़ो, एक्सपेंडिचर अगर सेम है मतलब ही क्वांटिटी ने एडजस्ट कर लिया खुद को प्राइस के अनुसार इक्वली, मतलब E इज इक्वल टू 1. छिपा क्या, सबको समझा क्या. अब सेकेंड चीज, अगर प्राइस बढ़ता है और एक्सपेंडिचर तुम्हारा घट जाता है या प्राइस घटने के बाद एक्सपेंडिचर तुम्हारा बढ़ जाता है, दोनों केसेस में E विल बी ग्रेटर देन 1. मतलब ही प्राइस और एक्सपेंडिचर जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं E इज ग्रेटर देन 1. प्राइस और एक्सपेंडिचर अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनके बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियसली E विल बी ग्रेटर देन 1. समझा क्या, एनी डाउट. एंड लास्ट चीज बोलो, प्राइस इंक्रीज प्राइस डिक्रीज. प्राइस इंक्रीज होने के बाद एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ था या प्राइस घटने के बाद एक्सपेंडिचर भी घट गया था, तो इन दोनों केस में E विल बी लेस देन 1. मतलब ही प्राइस और एक्सपेंडिचर अगर सेम डायरेक्शन में है, उनके बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो E कभी भी लेस देन 1 होता है. आपको याद क्या रखना है, प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशनशिप कैसे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन जा रही है ग्रेटर देन 1 होगा, सेम डायरेक्शन जा रही है लेस देन 1 होगा, एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं है तो E इज इक्वल टू 1 होगा. इतनी बातें याद रखनी, आउटले मेथड खत्म. समझा क्या, कोई डाउट. तो अगर फॉर एग्जांपल एट रुपीज at the price of rupees 20, your monthly expenditure on tomatoes is 2000. Now the price is 10, your monthly expenditure is still 2000. E is equal to 1 होगा. सर अपन ऐसा कैसे होगा सर, हमने सस्ते टमाटो थे इसलिए केचप बनाया भाई, हमने सस्ते टमाटो थे इसलिए हफ्ते में 2 की जगह 3 बार सब्जी खाई टमाटो की, व्हाटएवर. समझा कि नहीं. Now, suppose tomato price is 20, your expenditure on tomato is 2000 monthly. Tomato price is now 50 and your expenditure is 2800.
price is 20, expenditure is 2000 monthly, price is 50, expenditure is 2800 monthly, is less than 1. सेम डायरेक्शन है बेटा, इधर टमाटो 20 का 50 हुआ, इधर 2000 का 2800 हुआ, खत्म। बाकी बातें ध्यान में ही मत रखो, समझे कि नहीं? इसलिए तो समरी दिया तुमको। आर यू जिपिंग क्लैरिटी से? नाउ सपोज टमाटो का प्राइस 20 था, एक्सपेंडिचर 2000 था, टमाटो हो गया 15 का, एक्सपेंडिचर हो गया 1800 का, इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 क्यों? आप भी तो करेक्ट आंसर दिया था, सेम डायरेक्शन था, लेस देन 1, तो इधर भी सेम डायरेक्शन है, लेस देन 1 ही होगा ना। देखो मैं इधर कंफ्यूज करने के लिए हूं तुमको, बट तुमको पक्का रहना है, डट के रहना है कंसेप्ट पर। टमाटो कितने का था? 20, एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 2000 मंथली। अब टमाटो हो गया सपोज 25 का और तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो गया 1800 का, 1800, 1800। टमाटो 20 का 25 हो गया, तुम्हारा एक्सपेंडिचर 2000 का 1800 हो गया। एग्जैक्टली, इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे। 20 का 25, इधर 2000 का 1800 हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करेक्ट। सो टमाटो हो गए 15 रुपए केजी, एक्सपेंडिचर था 2000, पहले 20 रुपए पे 2000 एक्सपेंडिचर था, अब हो गया 15 रुपए केजी और तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो गया 3000 रुपए। अभी भी इज ग्रेटर देन 1 आएगा क्योंकि टमाटो का प्राइस 20 का 15 हो गया और तुम्हारा खर्चा 2000 का 3000 हो गया, मतलब ही तुमने सॉस बनाए, समझे कि नहीं? क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन होते हैं ना बेटा तो क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है, इज ग्रेटर देन 1। सेम डायरेक्शन होते हैं ना, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा नहीं है, इज लेस देन 1। और अगर एक्सपेंडिचर सेम है मतलब क्वांटिटी ना एडजस्टमेंट इक्वल टू प्राइस किया है, इसलिए इज इक्वल टू 1। याद रहेगा, मैंने लास्ट वाला जो अभी से एक्सप्लेन किया इसकी वजह से अभी अब समरी भी याद रखने की जरूरत नहीं है तुमको। अपोजिट डायरेक्शन ग्रेटर देन 1, सेम डायरेक्शन लेस देन 1, नो डायरेक्शन मतलब एक्सपेंडिचर सेम है 1। समझे क्या? 20 रुपए का दाम था 200 केजी टमाटो खरीदते थे, अभी 30 रुपए का दाम है, 200 केजी टमाटो खरीद रहे, इज इक्वल टू, कुछ जाओ खिड़की से बाहर, इज इक्वल टू 1 बोले, 0 कैसे सर? अरे मैंने क्या बोला आपको, फिर से सुनो। 20 का दाम था, 200 केजी टमाटो खरीदते थे बोला, अब 25 का दाम हो गया, अभी भी 200 केजी टमाटो ही खरीद रहे। इसका मतलब भाई साहब मैं चेंज इन प्राइस के साथ चेंज इन एक्सपेंडिचर नहीं बोल रहा था आपको, क्वांटिटी बता रहा था आपको। तो ये तो पहले 5 टाइप जो इलास्टिसिटी के पढ़े थे उस पर क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स है भाई, एक वर्ड चेंज है आंसर चेंज है। यू शुड देयरफॉर बी वेरी केयरफुल इन इकोनॉमिक्स। यूजुअली स्टूडेंट्स दे डू अ मिस्टेक, 2 घंटे के पेपर को आधे घंटे में खत्म करते, अपने 2 घंटे के पेपर को अपने 1 घंटा 15 मिनट में खत्म करना है। होता है आराम से, आप बहुत आराम से सॉल्व करोगे तो 1 घंटा 15 मिनट में पूरा पेपर होता है। कुछ लोग बहुत एग्जाम हॉल के बाहर आते साथ ही मुझे मैसेज करते या कॉल करते, सर क्या आसान पेपर था सर, 25 मिनट में खत्म। मैं समझ जाता हूँ उसका स्कोर क्या रहेगा। ऐसा नहीं चाहिए अपने को, 25 मिनट नहीं चाहिए। अपने इंस्टीट्यूट ने 2 घंटे दिए थे, अपन 1 घंटा 15 मिनट तो लिखेंगे एटलीस्ट। 2 घंटे पूरे यूज करो ना, क्या प्रॉब्लम है अपने को? 15 मिनट पहले या 25 मिनट पहले अपन खत्म करके किसको दिखाने वाले? बट अगर वर्ड पढ़ोगे अच्छे से तुमको क्लैरिटी आएगी, 1 नहीं 3 बार वेरीफाई करोगे जब आंसर को, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो ज्यादा अच्छे आएंगे। 25-30 मिनट में पेपर खत्म करके क्या किया तूने? इंटर की पढ़ाई चालू कर दी है। समझ गए? तो इकोनॉमिक्स में कभी भी टाइम लेने का, आराम से समझने के ऑप्शंस को क्या बोल रहे, क्वेश्चंस क्या बोल रहे, उसके बाद अटेम्प्ट करने का। दिस इज डन। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक है? पहले एक जनरल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आर्क इलास्टिसिटी का, फिर वर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर क्या है ये अपना 7. If P1 is equal to 750, Q1 is equal to 2000 units, P2 is equal to 1000 rupees, Q2 is equal to 1200 units. Elasticity of price is equal to question mark. Done. बोलिए आर्क का फॉर्मूला क्या है? इधर आर्क क्यों यूज हो रहा है समझ आ गया? क्वांटिटी में चेंज देखो 2000 का सीधा 1200 हो गया, 800 का चेंज हो गया, 800 एज अ परसेंटेज ऑफ 2000, 800 एज अ परसेंटेज ऑफ 2000 कितना होता है? 800 डिवाइड बाय 2000 करना क्या एलसी पे? 800 डिवाइडेड बाय 2000. क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ? 800 हुआ ना. तो 800 का चेंज एज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी 2000 कितना हुआ? 40%. अपना रूल क्या है? 20 से ज्यादा रहेगा तो आर्क. तो P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस. आपका क्वांटिटी का प्राइस प्लस प्राइस कितना होगा? 1750. क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी कितना होगा? 3200. चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 800. चेंज इन प्राइस कितना है? 250. आपका आंसर कितना आएगा? 1.5. पक्का? वन 1.5 टाइम्स. आ रहा है क्या? नहीं आता? वन 1.75. ऑल ऑफ यू 3200 इंटू 250 करने का, मेमोरी प्लस कर देने का, 1750 इंटू 800 करने का, डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू क्या? तो डायरेक्ट आंसर था कैलसी पर. पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करके मेमोरी में प्लस कर देने का, फिर न्यूमरेटर टाइप करके डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू क्या? तो डायरेक्ट आंसर आता 1.75 टाइम्स. कौन सा टाइप ऑफ इलास्टिसिटी बन गया? रिलेटिवली इलास्टिक है, 1 से ज्यादा वैल्यू है. आया 1.75. सबका आंसर आया? कोई दिक्कत सॉल्व करने में? और एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे? क्वेश्चन नंबर 8. If P1 is equal to 10 rupees, P2 is equal to 15, quantity 1 is equal to 10,500 units, quantity 2 is equal to 7,200 units.
ईपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले वाले आंसर में निगेटिव आ रहा था, आपने निगेटिव लिखा नहीं क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी नहीं बोला है। क्या नहीं बोला है? कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है, इसलिए आपने नेगेटिव साइन इग्नोर किया। क्या नहीं, 7200 है, 7200 है एंड 10,500 है। ठीक है, तो जल्दी में आंसर बोलता गलत बोलता, ध्यान से एक बार क्रॉस चेक करके बोल। कितना है आंसर? 0.932। कुछ लोग के आंसर नहीं आ रहे, क्या बात है, मैं हूँ क्या उधर बताने के लिए?
एवरीवन क्लियर विद द आंसर्स? तो फिर आर्क इलास्टिसिटी में P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस हो जाएगा। बोलिए प्राइस प्लस प्राइस कितना हुआ? 25। क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी कितना है? 17,700 है क्या? क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी इनटू डिफरेंस इन क्वांटिटी कितना है? 3,300। इतना कम है। 7,200 माइनस 10,500 किया ना, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन प्राइस इज 5। इसका आंसर 0 माइनस लिखते नहीं अपन, 0.9322। तो ये कौन सा टाइप हो गया? रिलेटिवली इन इलास्टिक हो गया, क्योंकि 1 से कम है ना आंसर। और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है, टेक कैल्सी एवरीवन। मेमोरी क्लियर है क्या पहले चेक कर लो। मेमोरी क्लियर, एम ऊपर लिखा नहीं रहना चाहिए स्क्रीन पे। अगर एम रहेगा तो 2 बार एमआरसी दबाने का, मेमोरी क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब कैल्सी लो 17,700 डिनोमिनेटर लो, इनटू 5 करो, इज इक्वल टू जो भी आया मेमोरी प्लस कर दो। फिर से बताओ, मैं जब कर रहा था तब तुम अपना कर रहे थे। सब लोग करेंगे मेरे साथ, जिन्होंने किया वो लोग वहां पर ही होल्ड रखो, पीछे वालों को लेके आ रहा हूं मैं आगे। 17,700 इंटू 5 मेमोरी प्लस, डिनोमिनेटर सॉल्व करो। किया क्या? हाँ, मेमोरी में डाला। अब न्यूमरेटर को मैं सॉल्व करो पहले। 3,300 इंटू 25 इज इक्वल टू, रुको अभी, ये न्यूमरेटर का आंसर आया आपका, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू दबाओ, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू दबाओ। आपका आंसर 0.9322 आता है ना। शॉर्टकट से ये कैल्सी के आपके एमसीक्यूज जल्दी सॉल्व करने के लिए। समझ गए? कोई डाउट? चलिए, होमवर्क देना पड़ेगा आपको एक अभी। क्वेश्चन नंबर 9, if P1 is equal to 52, P1 is equal to 52, P2 is equal to 60, Q1 is equal to 1,820 units, Q2 is equal to 910 units. Elasticity of price is equal to question mark. लास्ट एक और होमवर्क ले लो, 10th one. If P1 is equal to 25, P2 is equal to 18, Q1 is equal to 1 lakh units, Q2 is equal to 1,81,000 units. Elasticity of price is equal to question mark. तो 2 होमवर्क है आपके लिए आज, करके आओगे ना? See you tomorrow friends. Goodbye. Keep practicing.